हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियोस में। जैसा कि कुछ खबर आप लोगों के आया हुआ है जो कि आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है, तो चलिए आप लोगों को कुछ बताते हैं। आधिकारिक डेट नियरली मैं देख रही हूँ कि जो जैसे डायरेक्टर्स थे नल ने 2 आरोपियों को एलसीसी के सभी मुकदमों और गैंगस्टर के मामले में 1 लाख के मुचले पर रिहा कर दिया है। जैसा कि एजेंट से वसूली की जा सकती है, तो दोस्तों आप लोगों को ये खबर आज देने वाली हूँ। जैसा कि आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हूँ सागा ग्रुप के यानी कि समीर अग्रवाल ग्रुप एसोसिएशन के बारे में। यहाँ एक खबर आई है सामने जो कि आपके उत्तर प्रदेश से अमर उजाला में खबर छपी है, जिसका टाइटल है LEFC गैंगस्टर 2 और आरोपी जमानत पर। आगे ललितपुर की खबर है। आगे लिखा जाता है कि LUCC प्रकरण में दर्ज हुए मामले में 2 और आरोपियों के ऊपर जिला सत्र न्यायालय ने राहत मिली है। बुधवार को दोनों को जिला कारागार से जमानत पर छोड़ दिया गया। अपर सत्र न्यायालय ने LUCC प्रकरण में आरोपी राजेंद्र कुमार गुप्ता व संजीव खरे के खिलाफ रिमांड आदेश जारी किया था, जिसे 17 जून को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायालय ने आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कैप्टन अनुपम वर्मा ने हाई कोर्ट के आदेश को पेश किया। नेलर ने दोनों आरोपियों को LUCC के सभी मुकदमों और गैंगस्टरों के मामले में 1-1 लाख के मुचले पर रिहा कर दिया है। अब अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम यादवेंद्र सिंह की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में जिला का कारागार में निरुद्ध चल रहा है, तो 2 आरोपी विनोद कुमार तिवारी और द्वारिका झा की भी जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं। तो दोनों अपराधियों को हाई कोर्ट से पहले की ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर के मामले में यह दोनों जिला कारागार में चल रहे थे। बुधवार को दोनों आरोपियों को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है। एक और खबर है दूसरी दोस्तों, जो कि आप लोगों को पढ़ते हैं, उसके बाद इन दोनों खबरों का विश्लेषण करेंगे। यदि कोई चिटफंड कंपनी भाग जाती है, जैसा पहली खबर आपको मैंने बताया था, दूसरी खबर है यदि कोई चिटफंड कंपनी भाग जाती है तो एजेंट से वसूली की जा सकती है। यह फैसला उपभोक्ता आयोग ने दिया है। यदि कंपनी प्रबंधन और एजेंट दोनों मिलकर राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो एजेंट को भी भुगतान करना पड़ सकता है और उस पर भी ब्याज लग सकता है। ग्राहकों के पास कंपनी और एजेंट दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का विकल्प होता है। अच्छा, यह कहाँ से आया है? यह फैसला आपको उपभोक्ता फार्म ने दिया है। हालांकि जो उपभोक्ता फर्म ने जो जैसा फैसला दिया वह आखिरी फैसला नहीं है। इस प्रकार की डिटेल साहब हो सकते हैं आपने निकाल भी ली हो। अगर आपने खबर सुननी है तो इसी मामले पर पहले तो चलो मैं उस बात को आपको लेकर चलती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो जमानत मिलती जा रही है उनका क्या कारण है। एक तो दोस्त हमने पहले ही बताया है कि बहुत पहले कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 21 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयर हो जैसा कि उन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयर जो होता है असली गुनहगार वे होता है। एम्प्लॉय की कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि वह 2 नौकर होता है। वह मामला कमीशन बेस्ड कंपनियों में चलता है। आज SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां, आपके HDFC बैंक लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियां आप देख रहे हैं, तो वे एजेंट बेस्ड कंपनियां बेस्ड काम करवा रही है। अगर कल कोई SBI किसी का भुगतान नहीं करती तो LIC से ही जैसा कि अगर SBI किसी का भी भुगतान नहीं कर सकती है तो LIC से ही ले लीजिए। LIR अगर किसी का भुगतान नहीं करती है तो किसी कारणवश LIR कहती है कि टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, यह किसी अन्य कारण से नहीं करती है, तो क्या उसके एजेंट गिरफ्तार होंगे? हो सकता है कल प्रशासन किसी दबाव में या पैसों के लिए लालच में कार्रवाई भी कर दे। वो मामला कितने दिन टिकेगा? वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पैसा देने की जवाबदेही LIC की है। अगर कोई एजेंट बीच में पैसा खाता है, अगर वो कैश ले चुका है अपने कस्टमर से और आगे जमा नहीं करता है तो एजेंट पर कार्रवाई बन सकती है। लेकिन
अगर उसने सारी किस्तें जमा कराई है, जैसे अकाउंट से ही कटता है पैसा, अब तो लगभग अकाउंट से आपकी किस्त कट रही है, सबको पता है। उसके बाद भुगतान के समय एलआईसी दूसरी जो कंपनी है एसआईवी लाइफ इंश्योरेंस जैसी नहीं देती है और एजेंट पर कार्रवाई नहीं होती है। यह नियम है। और ये आपका एक नियम और है, जैसा कि एक्ट 2002 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है, उसमें भी वर्णित है। तो हो सकता है एक बार शासन प्रशासन ने किसी कारणवश कार्रवाई कर दी है। कई बार तो आपको खुद जानते हैं हमारे देश की पुलिस कैसी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बात और हम बता दें, मामला टिकेगा नहीं। हमें पहले से ही पता था कि आरोपी पकड़े जाएंगे, एजेंट पकड़े जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ब्रांच मैनेजर बिना बात के ही पकड़े जाएंगे? चाहे वो एजेंट हो चाहे वो कस्टमर, अगर कस्टमर को पैसे लिए हैं तो क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? आपको इतना पता होना चाहिए, चाहे वो 2 महीने बाद 4 महीने बाद पकड़ने के बाद रिहा किए जाएंगे, लेकिन वो पकड़े जाएंगे। आपको एक मजबूत होने की संभावनाएं कम है, लेकिन क्योंकि जो आदमी सहयोग नहीं करेगा, ना ही आंदोलन में भाग लेगा और ना ही अगर किसी को भुगतान होने लगते हैं तो उसमें साथ देगा, तो दोस्तों यह मान लीजिए कि जितने भी आरोपी पकड़े जाते हैं, जो मुख्य आरोपी नहीं है या जो अधिकारी नहीं है, अधिकारी का मामला मानना मेरी एक अधिकारी की डिफिनेंसी है। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, डायरेक्टर्स थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, कैशियर्स थे, उनके गिरफ्तारी लंबे समय तक रह सकती है। और प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करेगा तो उनको एग्जीक्यूट बना सकते हैं। लेकिन अगर पूरे मामले को देखेगा तो सातों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखोगे तो मुख्य जो आरोपी हैं वह साफ साफ नज़र आते हैं। उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल है। अगर कल किसी पे केस बनते हैं तो किसी की प्रॉपर्टी अटैच होती है तो उसमें मेरे हिसाब से समीर अग्रवाल की हो सकती है। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ के जो पैसा आया है, अगर उसको किसी ने मिसयूज़ किया है, उस पैसे को किसी ने डायरेक्टर्स प्रॉपर्टीज़ खरीदी है तो उस बंदे की और जो प्रॉपर्टीज़ उसने खरीदी है तो अटैच हो सकती है। कोई भी बंदा अगर इसके बीच अगर पैसा लेके भागा है या उससे प्रॉपर्टीज़ कोई ख़रीदा है, ज़मीन जायदाद कुछ भी अपने लिए बनाया है, तो उसकी भी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है। आपको कि बताना चाहती हूँ कि लेकिन किसी एजेंट की कोई ब्रांच मैनेजर को आपको पता था कि किसी लोकल बंदे को ही देते थे वहाँ, और फ्रेंचाइजीज बेस मोड होता था। इसलिए किसी एजेंट पर ब्रांच मैनेजर पर अगर कार्रवाई होती है तो लंबी नहीं टिक पाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो निचली अदालत में नहीं होता कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में ही गिर जाता है। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पर, जिसमें बताया गया है कि अगर कंपनी भाग जाती है तो एजेंट से वसूली की जा सकती है। उपभोक्ता फार्म ने निर्णय दिया। तो पहली बात तो मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताई है कि उपभोक्ता फार्म का कोई निर्णय आखिरी निर्णय नहीं होता है, इसके ऊपर भी हमारे यहाँ अदालत है। फिर इसके ऊपर कंसर्न करना कुछ दो दोस्तों की क्या सागा में ग्रुप में यह लागू होता है, तो दोस्तों मैंने वहीं बताया है कि यह निर्णय चिटफंड कंपनियों के लिए नहीं है भाई। चिटफंड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो स्टड नहीं की जाती हैं, इलीगल कार्रवाई नहीं करती है, उनका चिटफंड कंपनी कहा जाता है। तो चिटफंड कंपनी नेशन क्लियर है। लेकिन जो सागा ग्रुप जो इसमें हम लोग काम करते थे, आप लोग कार्य करते थे, वह कोई अनरेगुलेटेड चिटफंड कंपनी नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा 6 रेगुलेटर एंटिटीज बनाई गई है। भारत सरकार ने अगर आपको पैसे में लेन देन करना है तो 6 ऐसी एंटिटीज है, 6 ऐसी संस्थाएं हैं जिससे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उनकी नियमावली के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें एक और CRCS जो आपकी MAC से एक्ट 2022 के अनुसार कार्य करती है। तो जितनी भी सोसाइटीज़ थी समीर अग्रवाल के साथों CRCS रजिस्टर्स थे और एज पर MASCS एक्ट 2002 काम करती थी, यानी कि यह चिटफंड कंपनी नहीं थी। इनके ऊपर न तो आपका चिटफंड कंपनी वाला जो आदेश है उपभोक्ता फार्म वाला वो लागू होता है और ना ही वैक्स एक्ट लागू होता है। वैक्स एक्ट तो पता होगा ना, वेनी ऑफ अनरेगुलेटेड
डिपॉजिट स्कीम्स। और मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाई थी कि हालांकि लोगों ने इसको खारिज करते हुए कह दिया था कि बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक्ट के अनुसार वो टिक नहीं पा रही। आप आज जाके अब न्यायालय में लगातार देख रहे होंगे, हर रोज़ आपको कोई खबर सुनने को मिल रहा है। फिर जैसा कि फलाने एजेंट को राहत मिल गई है, वहाँ से उसको मिल गया गैंगस्टर एक्ट लगाए, तो बर्ड्स एक्ट लगाए गए थे, पता नहीं क्या क्या एक्ट लगाए थे, सबसे राहत मिल गई और केस चलता रहता है। जवान पर भी भारत आ गए होंगे और केस चलता रहेगा, केस बंद नहीं होता है। टोटली भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। इस पर सीआरसीएस कार्य कर रही है। कृषि मंत्रालय के अंडर भी एमएसएस एक्ट 2002 के अनुसार और उसके हिसाब से ही कार्य करी थी। इनका जीएसटी रिटर्न ऑडिट वगैरह जो सब कुछ होता था, जो फैसले हैं वो दोनों फैसले चाहे वैट एक्ट का हुआ हो, चाहे आपके एजेंट से पैसा लेने का, सब फैसला दोनों कंपनीज पर, सोसाइटी पर लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होने लग जाए तो अमूल कंपनी क्या है, वह एक सोसाइटी मल्टी लेवल और एमएस एक्ट 2002 से हुए चलती है। कल अगर आपको कोई दूध लेके आते हो तो दूध खराब मिलता है, तो क्या जिनसे दूध ले आए हैं जो एजेंट है उनको गिरफ्तारी की जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। क्या कंपनी के ऊपर केस चलेगा? तो समझने वाली बात यह है कि आपके घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इनसे बाहर हो। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है पूरे मामले पर, आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना। और जैसा कि आपके जो भी क्यूरीज रहेंगे वो हमसे पूछ सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और मेंबरशिप अगर किसी को लेना है, तो मैंने उस दिन भी वीडियोज़ में बताया था, किसी को मेंबरशिप लेना तो मैं मेंबरशिप ऑन कर सकती हूँ। आपको कुछ जानना हो, आप हमारे चैनल पर कोई भी हेल्प दे सकते हैं और हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और कोई अगर आपका कोई मामला हो, आपको कोई और भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी आपके क्यूरीज हो, ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसे लगी, और जैसा कि वीडियोस में जो कुछ है आपके अनुसार ठीक है कि नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक लगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे।